नमस्कार, देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बात काराबाग के जंगी मैदान की, जहां पर 29वें दिन भी तबाही मची। आर्मेनिया अजरबैजान जंग के लिए तुर्की ने फ्रांस को जिम्मेदार बता दिया है। इधर ईरान भी अब जंग के मैदान में उतर चुका है, यानी वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट खुल चुका है। विजयदशमी के मौके पर आज सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और साथ ही साथ चीन को उसकी एक बार फिर से औकात बताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के घरों में दिया जलाने का आह्वान किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर से चीन को ललकारा है और कहा है कि भारत ने चीन को बता दिया है कि अब भारत निर्बल नहीं रहा। तो शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। और सबसे पहले बात भीषण युद्ध की। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 29वें दिन भी युद्ध जारी है, लेकिन जंग रुकती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही। इधर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से हथियार उठाने की सोशल मीडिया पर अपील कर दी है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग का आज 29वां दिन है। 28 दिनों से काराबाग की हवा बारूदी हुई पड़ी है। लोग लाश बनते जा रहे हैं, मौत मुंह बाए खड़ी है। कब कौन सा इलाका, कौन सा इंसान, कौन सी दुकान, कौन सा मकान खाक हो जाए, सब कुछ राख हो जाए, कुछ नहीं पता। दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों के लोग दहशत में जी रहे हैं। इस भीषण जंग में अब तक करीब 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दोनों देश मानने वाले नहीं। सैन्य स्तर पर आर्मेनिया कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि शुरू से ही खबर आ रही है और इसके वीडियो सबूत भी मिले हैं कि अजरबैजान की ओर से आतंकी भी लड़ रहे हैं। खैर, इन सब के बीच आर्मेनिया के पीएम ने नागरिकों से हथियार उठाने को कहा है। आर्मेनिया के पीएम ने कहा है कि जंग ही समाधान का रास्ता है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने युद्ध नहीं रुक पाने के लिए आर्मेनिया पर आरोप लगा दिया है और कहा है कि आर्मेनिया ने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया होता तो अब तक जंग खत्म हो चुकी होती। आरोप प्रत्यारोप जारी है, उसी दौरान हमले भी जारी हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर जोरदार हमला किया। हमले के बाद अजरबैजानी सैनिकों में भगदड़ मच गई। एक हमले के बाद आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसने अजरबैजान के हथियार भंडार को तबाह कर दिया। आर्मेनिया पर अजरबैजान की सेना लगातार अटैक कर रही है और हर घंटे अजरबैजान आगे बढ़ रहा है। 36 घंटे में काराबाग के 22 और गांवों पर अजरबैजान का कब्जा हो गया है। नागोर्नो काराबाग में 90,000 लोग बेघर हो गए हैं। युद्ध वाले इलाकों में कई जगहों पर आर्मेनिया के तबाही के निशान दिख रहे हैं और कई जगहों पर बर्बाद सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट से अटैक करते हुए अब तक 8,000 से ज्यादा इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सड़कें तबाह कर दी हैं। फिलहाल अजरबैजान की सेना आर्मेनिया पर गोले बरसा रही है। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। काराबाग में आज भी अजरबैजान ने स्ट्राइक की है। अजरबैजानी सेना ने आर्मेनियाई जवानों पर भारी गोलीबारी की है और अजरबैजान की स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मेनियाई सेना पर गोलीबारी की गई है, टैंक से गोले दागे गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर। Ailələrimizin ardarası kəsilmir, məhv edirik. Mən və əsgər yoldaşlarımla ruh yüksəklik gündən daha ağır. और इन सब के बीच आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई जल्द ही दूसरे देशों में भी जंग की बड़ी वजह बन सकती है। अजरबैजान से लड़ रहे तुर्की ने फ्रांस पर गंभीर आरोप लगा दिए, तो फ्रांस ने तुर्की से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। एक तरफ अजरबैजान आर्मेनिया के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस युद्ध के बीच में ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने फ्रांस को घेर लिया है। फ्रांस लगातार आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। फ्रांस चाहता है कि अजरबैजान युद्ध में कमजोर हो जाए। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के लिए फ्रांस जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, तुर्की ने फ्रांस को एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि अगर फ्रांस को लगता है कि आर्मेनिया में उसके भेजे हुए हथियारों से शांति आ जाएगी तो ये फ्रांस की सबसे बड़ी भूल है। दूसरी तरफ तुर्की इस युद्ध में खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। इन सब बवाल पर फ्रांस ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी और तुर्की के आरोपों के बाद फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया। फ्रांस ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है।
उधर टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए आर्मीनिया की सांसद ने कहा है कि अब ये जंग अस्तित्व की जंग बन गई है। आर्मीनिया के सांसद ने तुर्की पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि तुर्की का एकमात्र मकसद है आर्मीनिया में रहने वाले लोगों को खत्म करना। We are saying this is our existential war. This is an existential war because their main purpose and Turkish main purpose is to continue that genocide because their aim is to eliminate people are living. यही कारण है कि अजरबैजान आर्मीनिया के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है और घरों को निशाना बना रहा है। Their purpose is to first capture this Karabakh area, then commit genocide. Yeah, sure. Their purpose is to commit a genocide, and we know, it's obvious that they are targeting all the civilians. फिक्र आपकी और वहीं सोमवार से अजरबैजान और शुक्रवार आर्मेनिया रात के 9 युद्ध बजे के बीच ईरान अपना नया टीवी 9 चैप्टर खोल रहा है। भारतवर्ष पर। ईरान ने आर्मेनिया के बॉर्डर पर हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया है। काराबाग के बारूदी मैदान में अब तबाही के नए शोले उड़ने वाले हैं। जंग से थर्रा चुकी जमीन पर अब विध्वंस के नए पन्ने उड़ने वाले हैं। रूस, फ्रांस, पाकिस्तान और तुर्की के दखल के बाद अब ईरान ने भी जंग का नया चैप्टर खोल दिया है। ये जंगी चैप्टर अपने अंदर इतना विस्फोटक लेकर आएगा कि काराबाग का जर्रा जर्रा थर्राएगा। तुर्की के मैदान में उतरने से वर्ल्ड वॉर का खतरा पहले से बढ़ चुका है। अब ईरान भी इस पर मुहर लगा चुका है। ईरान अपनी सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसके जंगी बेड़े तबाही का सामान लेकर मौत के सफर पर निकल चुके हैं। सरहद पर ईरान विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर रहा है। ईरान ने बता दिया है कि यह जंग है जो मुश्किल से शुरू होती है लेकिन इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान युद्ध में आर्मीनिया के साथ खड़ा है। ईरान अब तक जंग के मुहाने पर खड़ा होकर तबाही का तमाशा देख रहा था लेकिन अब वो इसमें शामिल होने जा रहा है। ईरान की ये तैयारी यूएन से प्रतिबंध हटने के बाद ज्यादा तेज हुई है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के हथियार खरीदने के प्रतिबंधों के खत्म होते ही जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। गार्जियन ऑफ वेलायत स्काई 99 नाम से हुए इस युद्धाभ्यास में ईरान ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बावर 373 का भी टेस्ट किया। बताया जा रहा है कि ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन हाल के दिनों में इजराइल और अमेरिका के हवाई युद्धाभ्यास के बदले में किया गया है लेकिन असल तैयारी तो काराबाग को लेकर हो रही थी जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कल ही तुर्की ने अपने रेगिस्तान इलाके में भयंकर वॉर ड्रिल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था। अब ईरान अपनी सीमा सुरक्षा के नाम पर जंग का नया फ्रंट खोल चुका है। ईरान रीजनल वॉर के खतरे से परेशान है लेकिन रीजनल वॉर कब वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए कहना मुश्किल है। और वहीं चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा पर जाकर शस्त्र पूजा की और दुश्मन देशों को खुला संदेश दे दिया कि हम अपना एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं। ये भारत के शुरत्व का मंत्र है, जवानों के तत्व का मंत्र है, ये हमारे शूरवीरों की कुशलता का मंत्र है, सेना की प्रबलता का मंत्र है। चीन से तनातनी के बीच जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के साथ दशहरा मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह दार्जिलिंग के सुकना वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां शस्त्र पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है, भारत ये चाहता है कि तनाव खत्म हो, शांति स्थापित हो, लेकिन कभी-कभी नापाक हरकत होती रहती है। भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आश्वस्त ही नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन शस्त्र पूजा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में बीआरओ की ओर से बनाए गए एक एक्सेल रोड का भी ई उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज नेशनल हाईवे 310 के आंशिक वैकल्पिक मार्ग को सिक्किम की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाला NH 310 पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की जीवन रेखा है। गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाला NH 310 पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की यह लाइफ लाइन है। विजयादशमी के दिन भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि हमने पुख्ता तैयारी कर ली है, हिमाकत बर्दाश्त नहीं होगी, एक इंच के लिए भी दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे।
और वहीं विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर मुख्यालय से चीन को चेता दिया है। अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने साफ कहा कि भारत ने जो जवाब चीन को दिया उसी से दुनिया के बाकी देश भी अब चीन के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको, और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर मुख्यालय से चीन को चेता दिया और संदेश दिया कि भारत तैयार है, भारत के सैनिक तैयार हैं, भारत के नागरिक तैयार हैं। भागवत ने साफ कहा कि चीन के साम्राज्यवादी स्वभाव के सामने भारत तन कर खड़ा हुआ है, जिससे पड़ोसी देश के हौसले पस्त हुए हैं। कोई भी देश हमारी दोस्ती को कमजोरी ना समझे। दुनिया ने देखी है भारतीय जवानों की ताकत। अब हम निर्बल नहीं हैं, चीन को करारा जवाब देंगे। हमको चाइना से शक्ति में, व्याप्ति में बड़ा होना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा कि हमारी सेना और नेतृत्व मजबूत होने से चीन को सबक मिला है। आने वाले दिनों में भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। भारत को चीन से बड़ी शक्ति बनना होगा। बाहरी और अंदरूनी शक्ति भी बढ़ानी होगी। संघ प्रमुख अपने संबोधन में भारत के दोनों दुश्मनों पर हमलावर रहे। उन्होंने पाकिस्तान का हाल भी बताया और कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। भारत के मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं, यहाँ पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए। इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। भागवत ने कोरोना पर भी बोला और कहा कि हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थितियों में कोरोना महामारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है। और अब पाकिस्तान की वजीर आजम इमरान खान से जुड़ी बड़ी खबर। आज पाकिस्तान में इमरान गद्दी से गिर सकते हैं, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद और सिंध से बलूचिस्तान तक गदर मचा हुआ है। आज पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान का तख्ता पलट जाएगा। बाजवा और सुल्तान का राज फिर लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद और सिंध से बलूचिस्तान तक कदर है, कोहराम है। आज क्वेटा में भी विपक्ष का तगड़ा इंतजाम है, जहां 11 विपक्षी पार्टियां फिर से हुंकार भरने वाली है और इमरान की कुर्सी जाने वाली है। इमरान विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं कि अब उसे दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इमरान ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अब अपने बड़बोले मंत्रियों की जमात छोड़ दी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने क्वेटा में विपक्ष की होने वाली तीसरी रैली से पहले चौंकाने वाला बयान दिया है और पाकिस्तान में आतंकियों के घुसने की बात कही है। तालिबान के आतंकी पाकिस्तान में घुस आए हैं। विपक्ष की रैली निपट जाए तो अच्छा रहेगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा होने वाला है। इमरान सरकार के खिलाफ इससे पहले विपक्ष की 2 रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन तीसरी रैली पर आतंकियों की नजर होने की बात कही जा रही है। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो की जान को खतरा बताया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की धरती पर अचानक तालिबानी आतंकी कहां से आने वाले हैं? क्या ये पिछली 2 रैलियों का असर है कि विपक्ष को आतंक के नाम पर दबाया जा रहा है? क्योंकि 11 पार्टियों वाला विपक्ष इमरान की नींद हराम कर रहा है। विरोधी आए दिन इमरान की हुकूमत का जनाजा निकाल रहे हैं। सड़कों पर शोर है। मुल्क को बड़बोले खान से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आवाम से लेकर पुलिस तक विद्रोह कर रही है। अभी तक आवाम ही सड़कों पर इमरान की नाकामी के खिलाफ परचम उठा रही थी, लेकिन अब सिपाही विद्रोह ने पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यही वजह है कि विरोधियों को अब आतंक के साए से डराया जा रहा है। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक और जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बड़ा ऐलान किया। अगर कांग्रेस और महागठबंधन अपने नेतृत्व में बदलाव करने को तैयार है तो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल होने पर विचार किया जा सकता है। और सबके बीच पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में अब नीतीश का राज खत्म होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को किनारे करने की पटकथा दिल्ली में लिखी गई है। बिहार में किसी को बहुमत के आसार नहीं है। चुनाव के बाद कुछ अलग ही समीकरण नजर आएगा। आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो बिहार चुनाव के दौरान तो अहमियत रखते ही हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी क्या कुछ होने वाला है उसमें भी उनकी बड़ी और अहम भूमिका हो सकती है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आपका। सर, जानना ये चाहूंगी कि आप इस बार एक
नई ऊर्जा के साथ मैदान में है, एक नया अलायंस बनाकर आप मैदान में हैं। ये जो अलायंसेस अलग अलग बने हैं, कमोबेश एक ही तरह के वादे लोगों के सामने कर रहे हैं, तो आपको क्यों चुने, क्यों वैसी को ना चुने, क्यों महागठबंधन को ना चुने? देखिए, मैं एक बहुत क्लियर है, मैं एक सेवक हूँ, मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ, और बिहार के 13 करोड़ लोगों से एक परिवार का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, कंप्लीट रूप से। लगातार आप भी बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसको लेकर नाराजगी है। क्या ये अगर हंग असेंबली दिखाई देती है तो बीजेपी मजबूत पार्टी के तौर पर अभी भी उभरेगी क्या? बीजेपी बहुत मजे में रहती है, वो बोलते रहते हैं। देखिए, बीजेपी का बड़ा विचित्र कैरेक्टर है, कोई कसर बाकी नहीं रखा नीतीश कुमार को मारने में। बीजेपी का पूरा सांठगांठ एक बड़ी विपक्ष की पार्टी से भी लगभग तय है, आप इसको समझ लीजिए। अन्यथा उपेंद्र कुशवाहा, सहनी, मांझी को इस तरह मक्खी की तरह लात मार के नहीं भगाया जाता। लोकसभा में उसी को 5-3 टिकट देते हो और फिर यहाँ लड़की मार के भगाते हो, और बिल्कुल इंटरनल सांठगांठ है। चुनाव के बाद बीजेपी कहीं और होगी, कोई बीजेपी के साथ होगा। नीतीश कुमार को पता है बहुत कि नीतीश कुमार को पता है कि मेरा इलाज बीजेपी कर चुके हैं, स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखा जा चुका है। मेरा आपसे आखिरी सवाल पप्पू यादव जी, कि आपने कहा कि बहुत सी स्क्रिप्ट लिखी गई है, दिल्ली में लिखी गई है, बहुत सी पटकथाएं लिखी गई हैं, लेकिन बिहार की जनता जो फैसला करेगी, और आपने कहा कि अगर बदलाव होता है महागठबंधन के नेतृत्व में भी तो आप विचार करेंगे, आप किसके साथ जा सकते हैं? आरजेडी के नेतृत्व में सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस यदि कुछ सोचेगी तब कोई बात करिए, तब संभावना बन सकती है। आरजेडी अपना नेतृत्व हटाए और कांग्रेस एक मजबूत नेतृत्व की बात करे तो फिर अन्यथा विपक्ष में बैठे। किसी हद तक हमें यह जरूर समझ में आया कि पप्पू यादव जी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है फिलहाल चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ मैं सुमेरा खान, यहां पटना से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।